हेलो साथियों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग जो अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे ढंग से कर पा रहे होंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग आज की क्लास के बारे में बात करें तो आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.5 का आगे का क्वेश्चन देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.5 का जो है 1.5 का 2 नंबर प्रश्न तक देख चुके थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम तीसरा नंबर प्रश्न जो है देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर लगे हुए क्वेश्चन के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए, बोला जा रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग को 3 नंबर प्रश्न जो है हल करना स्टार्ट करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को दिया गया है पाई इज इक्वल टू सी बाई डी, ये दिया गया है। अब हम लोग इसके बारे में बात करें तो इसका अंतर विरोध करते हुए कैसे हम लोग माने कि निराकरण करेंगे, किस प्रकार करेंगे, हम लोगों से पूछा गया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई को अपरिमेय संख्या के रूप में हम लोग जानते हैं। संख्या या इसको पद भी हम लोग बोल सकते हैं, या यहाँ पे पद भी लिखा जा सकता है। अब देखिए, ये पाई एक अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय हमेशा अपरिमेय के ही बराबर होगा। ये कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। अपरिमेय जो है अपरिमेय के बराबर होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इस माने कि ये जो पाई एक अपरिमेय संख्या, जबकि यहाँ पे सी बाई डी आप लोग को दिख रहा होगा कि पी बटा क्यू के रूप में है, तो लिखेंगे कि इसका अंतर विरोध करते हुए हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंतर विरोध के इसके अंतर विरोध के निराकरण हेतु हम कह सकते हैं कि सी या डी में से कोई एक पद अपरिमेय है। ठीक है, ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, जैसे हम लोगों से पूछा गया था कि पाई बराबर सी बाई डी, पाई जबकि एक अपरिमेय संख्या है तो इसका अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? ये चूंकि पी बटा क्यू के रूप में हम लोग को दिख रहा है, इसका अंतर विरोध करते हुए या इसके निराकरण है तो हम ये कह सकते हैं कि सी या डी में से कोई एक जो है ना अपरिमेय। अब ऐसा नहीं हम लोग बोलेंगे तब तक क्या होगा, इसका अंतर विरोध का निराकरण नहीं होता है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा इसका। अब हम लोग चौथा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, 4 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि संख्या रेखा पर अंदर 9.3 को निरूपित कीजिए। देखिए, जब भी हम लोग को इस प्रकार का क्वेश्चन दे तो सबसे पहले हम लोग को स्केल ले लेना है और स्केल के माध्यम से एक 9.3 यूनिट का एक रेखाखंड खींच लेना है। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे 9.3 इकाई का ये रेखाखंड है हमारा। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ए, यहाँ पे मान लीजिए बी। ठीक है, माना जा सकता है। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के पश्चात क्या करेंगे कि इस बी से एक इकाई आगे बढ़ाएंगे हम लोग। एक इकाई आगे बढ़ाए, ये सी हो गया। ठीक है, कितना बढ़ाए हैं तो एक इकाई आगे बढ़ाए। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9.3 में एक जोड़ेंगे तो 10.3 हो जाएगा। ठीक है, 10.3 जब हो जाएगा तो यहाँ पे इसका आधा कर लेंगे, है कि इसको विभाजित करना है हम लोग को, तभी ना इसका मध्य बिंदु आएगा जी, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो मध्य बिंदु लाने के लिए 5.15 हो जाएगा। या हम लोग इसका आधा करने के लिए एक बार हम लोग प्रकार के नोक को लेंगे, यहाँ पे रखेंगे और आधे से अधिक चाप ले लेना है। एक बार इधर काटेंगे, एक बार इधर काटेंगे, फिर वही चाप को घटाना नहीं, एक बार इधर काटिएगा और एक बार इधर काटिएगा, बीचों बीच मिला दीजिएगा तो यहाँ पे जो है एक बिंदु आ जाएगा, इसका नाम दे देते हैं ओ। ठीक है, ये बिंदु आ जाएगा, ये हमारा मध्य बिंदु हो जाएगा। अब इस मध्य बिंदु पर क्या करना है, प्रकाल की नोक को रखना है और इसको जो है
ऐसे करके मिला देना, ऐसे करके मिला देना है, ये एक अर्धवृत्त हो जाएगा। अब ये जब अर्धवृत्त हो जाएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे एक हम लोग लंबवत रेखाखंड खींचेंगे, जो कि हमारा यहाँ पे जाके काटेगा, ठीक है, यहाँ पे जाके कटेगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये चूंकि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 10.30 है। उसके बाद अगर देखेंगे तो ये 9.3 इकाई है। अगर इसका आधा करेंगे हम लोग, इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 9.30 का आधा कर लेते हैं। 9.30 का आधा अगर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 2 पचे 10, यानी कि 4.65। ये हो जाएगा हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक 4.65। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो यूनिट है ना उसको माप लेना है, ठीक है, माप लेंगे। अब माप के अगर आप लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कीजिएगा, प्रयोग करने के पश्चात इस टर्म का वैल्यू आएगा, यही जो हमारा जो है ना अंडर रूट का 9.3 इकाई हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यही जो है संख्या रेखा पर इस प्रकार से हम लोग दर्शा सकते हैं, ठीक है। आप लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए इसको ज्ञात कर लीजिएगा। अब इसका अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, हटाते हैं इसको। देखिए 5 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित के हरों का प्रमेयीकरण कीजिए। हर का प्रमेयीकरण करना है। 5 का पहला क्वेश्चन उठाते हैं। 5 का पहला प्रश्न, इसमें 1 में √7 दिया है। हर का प्रमेयीकरण करने का अर्थ जो हम आप लोग को उदाहरण के माध्यम से भी बता चुके हैं कि हर का प्रमेयीकरण कहने का मतलब है कि उसको जो है परिमेय संख्या के रूप में बनाना है, यानी कि 1/√7 है। अगर इसको परिमेय संख्या बनाना है तो सेम टर्म को ऊपर और नीचे गुणा करेंगे, ठीक है, आंसर हर में रख के, लेकिन यहाँ पे चिन्ह बदल दिया जाएगा। ये सिंगल है तो आप लोग चाहे तो चिन्ह बदले या ना बदले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बदल दीजिएगा तो समझ माइनस से माइनस कटेगा। और यहाँ पे ऊपर में √7 है, √7 में √7 से अगर नीचे गुणा होगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, रूट हट जाएगा, तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में 1/√7 माइनस का √6 दिया गया। 1/√7 माइनस का √6। अब देखिए, अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि 2 टर्म है, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, उसके बाद यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, प्लस रख के सेम टर्म से गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पे हर का प्रमेयीकरण करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा √7 प्लस का रूट माइनस है तो माइनस है यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ जो है चिन्ह बदल देंगे। ये हो जाएगा √7 प्लस का √6 बटा में √7 प्लस का √6। अब यहाँ पे हम लोग का क्या बचा है, गुणा करने का कार्य बचा है, तो √7 प्लस का √6 बटा में, ये देखिए a माइनस बी इंटू का a प्लस बी, सूत्र होता है a² माइनस बी स्क्वायर का, तो यहाँ पे लिखेंगे √7 का स्क्वायर माइनस में √6 का होल स्क्वायर। सूत्र किसका होता है, तो यहाँ पे चुकी करके हम लोग सूत्र भी लिख सकते हैं, लिख लिया जाएगा, क्योंकि a² माइनस का b² बराबर a माइनस बी इंटू का a प्लस बी, ठीक है। दोनों को इधर उधर करके लिखा जा सकता है, क्या है कि गुणा के रूप में। तो ऊपर है √7 प्लस का √6 बटा में क्या है 7, √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, √6 का स्क्वायर 6 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे जब घटाइएगा तो √7 प्लस का √6 बटा में 1 बचेगा, या तो आप लोग ये लिख लीजिए, नहीं तो आप लोग √7 प्लस का √6 भी केवल लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों बात तो ऐसे एक ही है, इसके बटे में भी एक छुपा हुआ है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका तीसरा प्रश्न देख लेते हैं हम, ठीक है। देखिए तीसरा प्रश्न में बोला जा रहा है कि 1/√5 प्लस का √2, 1/√5 प्लस का √2। अब देखिए, अब ये इसका भी हर का प्रमेयीकरण हम लोगों को करना है। हर का प्रमेयीकरण करने का तरीका वही है, जो टर्म है उसमें हम लोग चिन्ह को देखेंगे, चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे रख के गुणा कर देंगे। 1/√5 प्लस का √2, ठीक है, इधर हो जाएगा √5 माइनस का √2 बटा में √5 माइनस का √2। अब यहाँ पे सेम टर्म है, यहाँ पे भी आप लोगों को दिख रहा होगा कि a² माइनस b² वाला टर्म यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, तो इसको ही यही सूत्र का प्रयोग यहाँ पर भी किया जाएगा। तो सूत्र सबसे पहले लिख लेते हैं,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू का ए माइनस का बी लिख लिया जाएगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो ऊपर बचेगा √5 माइनस का √2 बटा में √5 का स्क्वायर करिए माइनस में √2 का स्क्वायर करिए। अब यहाँ पे ये हो गया √5 माइनस का √2 बटा में √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2। अब यहाँ पे घटाव की संक्रिया हम लोग करेंगे तो ये हो गया √5 माइनस का √2 बटा में 5 में से 2 गया 3, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका चौथा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है 1 बटा √7 माइनस का 2, इसका भी हर का प्रमेयीकरण करते हैं तो वही क्रिया इसमें भी करेंगे। 1 बटा √7 माइनस का 2, यहाँ पे बीच में माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस रख के क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे हम लोग। तो √7 प्लस का 2 और बटा में √7 प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी वही सूत्र दिख रहा है तो सूत्र एक बार लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर ए प्लस का बी इंटू का ए माइनस का बी। गुणा के रूप में है, गुणा दे या ना दे बात देखिए, कि गुणा के रूप में नीचे वाला टर्म स्थित है तो यहाँ पे डायरेक्ट सूत्र लगा लेंगे √7 प्लस का 2 बटा में √7 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 2 का स्क्वायर। अब हम आगे बढ़ेंगे तो इधर हो जाएगा √7 प्लस का 2 बटा में √7 का स्क्वायर 7 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं हम, √7 ऊपर बचा है और प्लस का 2 बचा है, 7 में से 4 गया 3 बच जाएगा, तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग हमारी बातें यहाँ तक समझ पाए होंगे बिल्कुल अच्छे ढंग से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।